हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं सब आप बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और आप सब अपनी तबीयत का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ वायरस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, डरने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के अनुसार भी अभी चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो सब लगवा ली होंगी और सब आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। अगर किसी वजह से आपको बाहर भी जाना पड़ रहा है, आप कॉलेज जाते हैं या फिर आप जॉब करने जाते हैं, तो आप वहाँ पे भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचें। अगर आपको लगता है कि मेरे को भीड़ में जाना ज़रूरी है, तो आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आप इस समय बीमार होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इस समय गलती से बीमार हो जाते हैं और आपका कुछ समय वो बीमारी के कारण खराब हो जाता है, खराब इन सेंस कि आप उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, वो लोग जिनको आपके साथ परीक्षा देनी है वो मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने कोर्स भी खरीद लिया स्टडी आईक्यू का और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम में यही होता है कि आपका साथ में जो है वो अगर आगे निकल गया तो आप उससे क्या होंगे, उससे पीछे रह जाएंगे। आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने अपना थर्ड बैच लॉन्च कर दिया जो 3 अप्रैल से शुरू हो गया था। इस बैच की जो एडमिशन की क्लोजिंग डेट है वो है 7 तारीख। विशेष ध्यान रखना है कि 7 तारीख बाद आपको इस बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है, मैं फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ, अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है, 2024 आपका टारगेट है, तो इससे अच्छा और इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता आप कुछ भी। क्यों? क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो समय आपको चाहिए, वो समय आपको चाहिए करीब 13 से 14 महीने। 13 से 14 महीने ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लासेस लगातार आपको देखने को मिलेंगी। हालाँकि कोर्स की वैधता 2 साल है, लेकिन जो बैचेज़ में जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो 13 से 14 महीने आपको मिलेंगी। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन बात ध्यान रखने की ये है कि जब भी आप कोर्स लें, तो आपको कोड कौन-सा यूज़ करना है? कोड आपको यूज़ करना है एमबी लाइव। जैसे ही आप एमबी लाइव कोड यूज़ करते हैं, तो जो कोर्स की ओरिजिनल प्राइस है ₹30,500, उससे घट के वो कितनी हो जाएगी? मात्र ₹18,999। लेकिन वो तभी होगी जब आप कौन-सा कोड यूज़ करेंगे? कोड एमबी लाइव यूज़ करेंगे। ये वो 2 किताबें जिनका आधार बना के हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेकंड बुक और ये फर्स्ट बुक आपको देखने को मिल रही है। हम लोग बात कर रहे थे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होती है, ज्वालामुखी को किस आधार पे विभाजित किया जा सकता है, किन-किन आधार पे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था जो मैग्मा है, जो लावा है, उनको किन-किन आधार पे विभाजित किया जा सकता है। कौन-सा मैग्मा या कौन-सा लावा ज़्यादा विस्फोटिक के साथ बाहर आएगा और कौन-सा लावा, कौन-सा मैग्मा जो कम विस्फोट के साथ बाहर आएगा। हमने केंद्रीय विस्फोट के जो ज्वालामुखी है उनके बहुत सारे प्रकार देखे थे, आपको याद होगा एचएसवी, वीआईपी के नाम से हमने कुछ देखा था। हमने ये भी देखा था जब ज्वालामुखी बाहर आता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके साथ बहुत सारे पदार्थ बाहर आते हैं। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हमने बात करी थी, पायरोक्लास्ट की हमने बात करी थी, हमने लाहर की बात करी थी, वो सारी चीज़ें आपको याद होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ अगर नहीं भी होगी तो आज हम जब रिवाइज़ करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होने लग जाएँगी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग अब ठीक-ठीक सी गति में आ चुके हैं। ठीक-ठीक सा सिलेबस भी अब हम कवर कर चुके हैं। 30 क्लास के आस-पास हमारी हो चुकी हैं। अब आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाना शुरू हो चुका होगा आपका, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि 30 घंटे की क्लास करीब-करीब हो चुकी है और 30 घंटे की क्लास आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 30 घंटे एक साथ बैठ के उन 30 घंटे की क्लास आप कवर कर लें। उसके लिए ये हो सकता है कि आपने उन 30 घंटे की क्लास के नोट्स बना रखे हैं और हर क्लास के नोट्स आप पाएँगे मुश्किल से 1 या 2 पेज में आपके खत्म होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स टाइप। तो आप पाएँगे कि आपने 30 पेज के आपने नोट्स बना रखे हैं और 30 पेज के नोट्स बनाने में आपको जो रिवाइज़ करने में समय लगना चाहिए, मुश्किल से 1 घंटे का समय लगना चाहिए। तो 30 क्लासों का रिवीज़न आप 1 घंटे में तभी कर सकते हो जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हों। और शॉर्ट नोट्स में आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य नहीं होने चाहिए। होने चाहिए आपके पास बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे मानचित्र, बहुत सारे फ्लो चार्ट,
इस प्रकार के अगर आपके नोट्स हैं तो बहुत आसानी से आप उनको रिवाइज कर पाओगे। इसीलिए आप देखोगे कि जो स्लाइड्स होती हैं यहाँ पे आपके सामने, वो भी कैसी होती है, उसमें भी बहुत सारे फ्लो चार्ट, बहुत सारे चित्र होते हैं, ताकि आप भी उसी प्रकार अपने नोट्स बनाएं। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जो जो चीजें स्लाइड में लिखी हुई है वो सब कुछ आप कॉपी पेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आप पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आती हैं या पहले हम कर चुके हैं, मेरे को सिर्फ उनका संदर्भ लेना था तो इसलिए वो स्लाइड डाली गई है। आपने अगर वो चीज पहले लिख रखी है तो वापस से आप ना लिखें उन सब चीजों का, ये बात आप ध्यान रखें। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस परीक्षा की तैयारी के दौरान। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हैं तो आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाओगे समय सीमा में। आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है इस तैयारी को, आपको 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर करना है। कोशिश ये करना है कि हम जो चीज़ें बनाएं इस प्रकार बनाएं कि हम उनको रिवाइज बहुत जल्दी से कर सकें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो हमने बात करी थी 2 चीज़ों की, हमने बात करी थी ज्वालामुखी की, और एक और शब्द हमने यहीं पे देखा था जिसको हमने बोला था ज्वालामुखीयता। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वॉल्केनो, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनिज्म। हमने देखा था कि मैग्मा की उत्पत्ति, मैग्मा के पैदा होने से लेके लावा के उद्गार तक जितना भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब किस में आएगा? ज्वालामुखीयता में आएगा। लेकिन सिर्फ अगर हम उद्गार की बात करें तो वो किस में आएगा? ज्वालामुखी में या वॉल्केनो में आएगा। तो ये था वॉल्केनिज्म और ज्वालामुखीयता। आपको पता है कि बड़ी चीज कौन सी है? बड़ी चीज ज्वालामुखीयता है, और छोटी चीज क्या है? ज्वालामुखी है। हमने बात करी थी कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। अगर भूपर्पटी या मैं कहूं स्थल मंडल से नीचे, स्थल मंडल से नीचे जब दुर्बल मंडल में या दुर्बल मंडल के ऊपर और स्थल मंडल के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अर्ध तरल अवस्था में आपके पास चट्टानें हैं, तो आप उनको किस नाम से जानोगे? मैग्मा के नाम से जानोगे। लेकिन यही अर्ध तरल चट्टानें उद्गार होकर बाहर आ गई तो आप इसको किस नाम से जानोगे? लावा के नाम से जानोगे। अर्थात अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि इसका घर में नाम या घर में नाम जो है वो क्या है? वो है घर में नाम मैग्मा, और घर की बाउंड्री से जैसे ही बाहर निकला तो नाम क्या हो गया? लावा हो गया। हमने ये भी देखा था कि मैग्मा और लावा, इनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मैग्मा को हमने देखा था 2 भागों में किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। एक हो सकता है अम्लीय, दूसरा हो सकता है क्षारीय। इसको मैं कह सकता हूं एसिडिक, इसको मैं कह सकता हूं बेसिक। हमने ये भी देखा था कि जो अम्लीय है या जो एसिडिक है, इसमें सिलिका की मात्रा आप देखोगे कितनी मिलेगी आपको? सिलिका की मात्रा 60% से अधिक देखने को मिलेगी। वहीं पे यहाँ पे सिलिका की मात्रा आपको कितने देखने को मिलेगी? 50% से भी कम देखने को मिलेगी। हमने ये भी जाना था कि जो अम्लीय है ये कैसे होता है? ये होगा गाढ़ा। वहीं पे जो क्षारीय होगा ये कैसा होगा? पतला होगा। अब इस आधार पे क्या अपन लोग इस बारे में बात कर सकते हैं कि कौन सा मैग्मा ज्यादा विस्फोट के साथ बाहर आएगा? अगर ये पतला है तो इसमें विस्फोट जो होगा वो कैसा होगा? बहुत कम विस्फोटकता के साथ होगा। और यहाँ पे आप देखोगे इसका बिल्कुल उल्टा होगा, विस्फोट जो होगा कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, दूध और दही वाला। इसी प्रकार हम लावा को भी विभाजित कर सकते हैं, आया ना? लावा भी कितने प्रकार का होगा? फिर लावा भी 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? लावा भी वही क्षारीय हो सकता है और लावा भी अम्लीय हो सकता है। अम्लीय, और दूसरा कैसा होगा? क्षारीय। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर अम्लीय पतला है, अम्लीय गाढ़ा है और क्षारीय जो है वो पतला है, तो आप देखोगे जो स्थल आकृतियां होती हैं वो भी अलग अलग बनेंगी। जब गाढ़ा है, कोई चिपचिपी चीज है तो बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगी। जब कोई पतली चीज है जो चिपचिपी नहीं है वो बहुत दूर तक फैल जाएगी।
तो यहाँ पे जो स्थल आकृतियों का निर्माण होगा लावा द्वारा वो भी अलग अलग होंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। अम्लीय है तो कैसा होगा ये, आपको पता है। क्षारीय है तो गाढ़ा होगा या पतला, तो हमें पता है क्षारीय जो होता है वो कैसा होता है पतला। तो क्षारीय जो होगा वो कैसा होगा, पतला होगा। साथ ही साथ जो अम्लीय होगा वो कैसा होगा, वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा होने के साथ चिपचिपा होगा तभी वो गाढ़ा हो सकता है। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब हम स्थल आकृतियां पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी हमारे लिए। ज्वालामुखी के प्रकार हमने देखे कि हमको ज्वालामुखी को 3 आधार पे हम लोगों को पढ़ना है। पहला उद्गार की अवधि के आधार पर, दूसरा हमने देखा वितरण के आधार पर, और तीसरा हमने देखा विस्फोटकता के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर हमने देखा ज्वालामुखी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय को मैं कह सकता हूँ ये है एक्टिव वॉल्केनो। ये कैसे वॉल्केनो है, ये है एक्टिव वॉल्केनो, ये है डोरमेंट वॉल्केनो। साथ ही साथ जो मृत है इनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये किसके आधार पर है, उद्गार की अवधि के आधार पर। अवधि मतलब कि कितनी देर में इसमें क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। अगर उद्गार लगातार हो रहा है तो एक्टिव है, ये सक्रिय है। कुछ समय में उद्गार हो जाता है, हमें नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, इस प्रकार का अगर ज्वालामुखी तो प्रसुप्त होगा। जब से हमको याद है चीजें, मानव सभ्यता को याद है, तो मुझ यहाँ पे कभी उद्गार एक बार हुआ है या हो सकता है कभी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी कैसे होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे या मृत होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बातें थी, उदाहरण थे। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, हमें पता है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्रोम्बोली और बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार कहाँ है, भारत में। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे, अपने कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने नहीं बताया, आप बताएंगे स्ट्रोम्बोली कहाँ पर स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की हमने बात करी थी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट फ्यूजियामा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको नारकुंडम देखने को मिलेगा भारत में, अंडमान निकोबार में। वहीं पे अगर हमने मृत की बात करी थी, मृत ज्वालामुखी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किलिमंजारो में। किलिमंजारो कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। वितरण के आधार पर हमने देखा था कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। इस आधार पर अगर हम विभाजित करें तो आप 2 प्रकार के विभाजन कर सकते हैं। पहला हमने देखा था प्लेट सीमांत, नाम बता रहा है आपको, प्लेट के सीमाओं के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा अंतः प्लेटीय, प्लेट के भीतर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये कैसे होंगे, अंतः प्लेटीय होंगे। प्लेट सीमांत की जब हमने बात करी तो हमने 2 प्रकार देखे थे। इसमें कौन कौन से 2 प्रकार थे, हमने देखा था एक हल्की प्लेट है और एक भारी प्लेट है। तो जब भारी प्लेट नीचे जाएगी तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, दुर्बल मंडल में जाने के बाद मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी। और यही मैग्मा जब तापमान बढ़ेगा तो कहाँ आने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। और प्लेट की सीमा के अंत में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तो किस प्रकार के ज्वालामुखी होंगे, ये होंगे प्लेट सीमांत ज्वालामुखी होंगे। ये यहाँ पे हम बात करें 2 अलग अलग प्लेटें हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लेट हो। एक प्लेट मतलब, तो एक प्लेट मतलब आपको अच्छे से याद होगा, ये एक प्लेट है, नीचे से संवहन धाराएं आ रही हैं और ये संवहन धाराएं लगातार क्या करेंगी, प्लेटों को कमजोर कर देगी। तो प्लेट जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगी। जैसे प्लेट 2 भागों में विभाजित हुई आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। और अब आसानी से जो मैग्मा है कहाँ आएगा, बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। हमने ये देखा था कि अगर ये महासागर में हो रहा है तो इसी को आप किसका नाम दोगे, इसी को आप बोलते हो कटक। क्या कहते हो, इसी को आप कटक कहते हो, इसी को हम कहते हैं रिजेस। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि प्लेट जो सीमांत होते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, किस किस का निर्माण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने एक चीज पढ़ी महासागरीय कटक, जिसका उदाहरण हमें पता है मध्य अटलांटिक कटक आपको देखने को मिलेगी। कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ज्वालामुखी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जिसको हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी के नाम से जाना था, प्रशांत महासागर में मिलेगी। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत लगातार, हमने देखा था विश्व के 60% जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्वालामुखी श्रृंखलाएं मतलब जैसे आपको रॉकीज मिलेगा, आपको एंडीज मिलेगा,
इस प्रकार की श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ज्वालामुखी द्वीप, जैसे हमने बात करी थी कमचटका द्वीप के बारे में, जो रशिया का हिस्सा है, हमने देखा था कौन सा, जापान। जापान ये क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, जो कहाँ पे बन रहा है, प्लेट सीमांत पे बन रहा है। फिर हमने बात करी थी अंतःप्लेटीय। अंतःप्लेटीय क्या हो सकते हैं, उस प्लेट के भीतर, प्लेट के भीतर क्या हो सकता है, ये प्लेट थी और ये प्लेट आगे की ओर जा रही है, और नीचे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मैग्मा का कोई स्थल है, और मैग्मा यहाँ पे जमा है, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे हॉट स्पॉट। इसी को आप किस नाम से जानोगे, तप्त स्थल के नाम से जानोगे। ये मैग्मा क्या होगा, बाहर आने की कोशिश कर रहा है इस प्रकार। ये प्लेट जब आगे की ओर जाएगी तो कुछ करोड़ों साल बाद कहाँ पे मिलेगी आपको, ये कुछ करोड़ों साल बाद ये प्लेट की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी, और यहाँ पे और कुछ करोड़ों साल बाद आप देखोगे तो प्लेट यहाँ पे आ चुकी है। ये जब प्लेट आगे की ओर बढ़ेगी तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक इस प्रकार की आपको रेखा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रेखा। रेखा कब देखने को मिल रही, जब आपके पास तप्त स्थल या हॉट स्पॉट सिर्फ कितने हैं, एक हॉट स्पॉट है, तो आपको एक रेखा देखने को मिल रही है। इस रेखा को हमने क्या बोला था, इस रेखा का हमने बोला था ज्वालामुखीय रेखा। साथ ही साथ अगर आपके पास ये वो प्लेट है, प्लेट आगे की ओर बढ़ रही है, इस बार यहाँ पे हॉट स्पॉट बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तप्त स्थल कितने, बहुत सारे तप्त स्थल देखने को मिल रहे हैं, और ये इन कुछ करोड़ों साल बाद जब ये प्लेट इन पे से गुजरेगी, और कुछ करोड़ों साल बाद जब आप इसको देखोगे तो प्लेट यहाँ पे होगी, और आप पाओगे कि यहाँ पे इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है, अलग अलग। ये क्या है, इन्हीं को कहा जाता है ज्वालामुखीय गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इसी प्रकार ज्वालामुखी गुच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दोनों का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, इन दोनों का निर्माण हो रहा है अंतःप्लेटीय। आपको ज्वालामुखी रेखा भी वहीं देखने को मिलेगी, आपको ज्वालामुखी गुच्छा भी वहीं देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी रेखा आपको कहा, इसका उदाहरण क्या है, हवाईयन द्वीप आपको देखने को मिलेगा यूएसए के पास में। रीयूनियन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। रीयूनियन आइलैंड पे किसका आधिपत्य है, आप में से बहुत कम लोगों ने मुझे बताया। एक बार फिर से आज आप देखेंगे कि रीयूनियन आइलैंड पे किसका आधिपत्य है, और वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और साथ में ये भी बताना कि कौन से महासागर में स्थित है। तो ये अंतःप्लेटी के उदाहरण हमने देखे। उसके बाद हम चले थे विस्फोटकता के आधार पर। दो आपको देखने को मिले, केंद्रीय विस्फोटक और शांत दरारें आपको देखने को मिले। ये केंद्रीय विस्फोटक का देखा था हमने, एक पाइप के थ्रू अगर बाहर आ रहा है तो। इसके बाद हमने ये देखा था पाइप, इसको पाइप कहा जाता है, अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। शंकु का निर्माण क्या हो रहा है वो सब आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, जिसमें हमने देखा था जो सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा विस्फोट जिसमें हो रहा है उसको, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीलियन। और जहां पे कोई विस्फोट आपको नहीं देखने को मिल रहा है वो है आइसलैंड युक्त ज्वालामुखी। तो आइसलैंड, आइसलैंड शांत दरारी प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है, शांत दरार के रूप में इसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप देख रहे हो हवाईयन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केलियन तुल्य, वेसुविशियस तुल्य और पीलियन तुल्य। इसको हमने किससे याद रखा था, आपको याद होगा शायद, हमने याद करने की कोशिश करी थी इसको। हवाईयन से हमने एस लिया था, स्ट्रोम्बोली से एस लिया था, वल्केनियन से वी लिया था, वेसुवियस से वी आई लिया था, और पीलियन से पी लिया था। तो HSVVIP के नाम से हमने इसको याद करने की कोशिश की थी। हवाईयन में हमने ये कहा था कि ये क्या है, ये आपको मिलेगा सबसे कम विस्फोटकता अगर मिलेगी तो किसकी, हवाईयन की। और सबसे ज्यादा विस्फोटकता अगर आपको देखने को मिलेगी तो किसकी मिलेगी, आपको पीलियन की देखने को मिलेगी। हमने ये भी बात करी थी कि जब विस्फोट होता है तो बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, राख निकलती है, तो राख की मात्रा भी आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी, पीलियन में ज्यादा देखने को मिलेगी। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, पीलियन में जो राख है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ऊंचाई तक भी जा रही है, क्योंकि विस्फोट बहुत ज्यादा हुआ है। स्ट्रोम्बोली में आप देखोगे कि कुछ भी हवाईयन और स्ट्रोम्बोली में बहुत छोटे आपको विस्फोटक देखने को मिल रहे हैं, जिसके आधार पर आप देख रहे हो कि जो राख है वो बहुत कम यहाँ से निकल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि जो लावा है वो कहाँ पे गाढ़ा होगा, कहाँ पे पतला होगा,
कहाँ पे अम्लीय होगा, कहाँ पे क्षारीय होगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए केंद्रीय विस्फोटक में। हमने ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण की बात करी थी। हमको ये पता होना चाहिए कि अंतःप्लेटीय जैसे भूकंप होते हैं, ऐसे अंतःप्लेटीय ज्वालामुखी हम लोग नहीं मानते। हम लोग 3 आधार पे इसको विभाजित करते हैं, परिप्रशांत क्षेत्र, मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसको नाम ही हमने क्या दे दिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको नाम दे दिया। तो 60% तक जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कटकों का निर्माण हो रहा है। कटकों का निर्माण कहाँ पे होता है, मध्य अटलांटिक। ये कैसे है, दरारी, शांत दरारी। साथ ही साथ हमने दूसरा देखा था कि हिमालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भूकंप भी देखने को मिलते हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो है स्थल आकृतियां, या मैं कहूं लैंड फॉर्म्स। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार में हमने 2 चीजें देखी थी, मैग्मा समझा था और लावा समझा था। इन दोनों के कारण क्या बनती है, स्थल आकृतियां बनती हैं। अब क्या कैसी होती हैं स्थल आकृतियां, पहले इसको समझते हैं। ये पृथ्वी की भूपर्पटी है। इस भूपर्पटी के नीचे कहीं क्या स्थित है, कहीं पे मैग्मा स्थित है, और यहां पे उद्गार होने के बाद ये लावा हो गया। इसका मतलब इस भूपर्पटी के नीचे, अगर इसके नीचे या इसके अंदर किसी स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है, किसी स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है, तो वो किससे निर्मित होगी, वो मैग्मा से निर्मित होगी। और अगर भूपर्पटी के ऊपर किसी स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है तो वो किससे बनेगी, वो बनेगी लावा से बनेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अंदर बनेंगी, कहाँ बनेंगी, अंदर बनेंगी। तो इनको क्या कहा जा सकता है, इनको कहा जा सकता है अंतर्भेदी। ये बाहर बनेंगी तो इनको क्या कहा जा सकता है, इनको कहा जा सकता है बाह्यवेदी। आया ना भाई, बाह्य मतलब पृथ्वी की भूपर्पटी पे बन रही है, बाहर की ओर बन रही है। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको कहा जाता है जो अंदर बन रही है इनको कहते हैं हम लोग इंट्रूसिव, और जो बाहर बन रही है इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव। स्थल आकृति कितनी प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। एक्सट्रूसिव हो सकती है और इंट्रूसिव हो सकती है। बाह्य भेदित हो सकती है और अंतः भेदित हो सकती है। 2 प्रकार की स्थल आकृतियां, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जो अंदर बन रही है नाम ही क्या है उनका, अंतर्वेदी। जो बाहर बन रही है उनका नाम क्या है, बहिर्वेदी। बाहर जाने को हम एग्जिट भी कहते हैं। तो एक्सट्रूसिव और अंदर को इंट्रूसिव, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, बहिर्वेदी, जो बाहर आकृतियां बन रही हैं। अब जब बाहर जो आकृतियां बनती है उसमें आप देखोगे कुछ नाम है, शंकु, गुंबद, पठार, क्रेटर और काल्डेरा। देखो, हम बात करते हैं बहिर्वेदी, या मैं कहूं इनको एक्सट्रूसिव। अच्छा, जो बाहर निर्माण हो रहा है, बाहर निर्माण किसके कारण होगा, वो निर्माण हो रहा होगा लावा के कारण, मैग्मा के कारण। बाहर तो निर्माण नहीं हो सकता, ये बात हमें पता। ये जो बहिर्निर्मित है या बाह्य निर्मित जो स्थल आकृतियां, इनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, एक ऐसी आकृति जो कैसी है, ऊंची, ऊंची है, उठी हुई है, और दूसरी जो आकृति है वो कैसी है, धसी हुई है। ऊंची उठी हुई आकृति में हम देखें कौन कौन से हो सकते हैं। ऊंची उठी हुई आकृति में आप पाओगे कि आपको देखने को मिलेंगे शंकु, आपको देखने को मिलेंगे गुंबद। शंकु, आप पता है शंकु जिसको कोन कहते हैं, वो कैसे ऊपर उठा हुआ है। गुंबद आपने मंदिरों मस्जिद में, जब आपने अगर प्राचीन भारत पढ़ा है और आर्ट एंड कल्चर की क्लास चली रही है आप, तो उसमें आप पाएंगे भी गुंबद आएगा कुछ दिनों बाद। तो गुंबद कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ऊपर उठा हुआ देखने को मिलता है, वो क्या होता है, गुंबद होते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँ पठार, पठार हो सकता है। मैदान भी कह सकते हो आप, मैदान भी हो सकता है। ये सब कैसे हैं, ऊपर उठे हुए हैं। ऊपर उठे हुए का मतलब क्या है, ऊपर उठे हुए का मतलब ऐसे समझिए कि ये आपकी भूपर्पटी है,
यहाँ से क्या हो रहा था, लावा बाहर आ रहा था। जब लावा बाहर आ रहा था तो कहीं पे वो आप देखो कि फैल गया, बहुत सारा फैल गया, तो उसने पठार और मैदान का निर्माण कर लिया। अगर वो फैल नहीं पाया तो उसने शंकु का निर्माण कर लिया, उसने गुंबद का निर्माण कर लिया। तो ये सब कैसी आकृति है, ऊंची उठी हुई आकृति है। धसी हुई आकृति कैसे हो सकती है, धसी हुई आकृति हो सकती है जिसको आप किस नाम से जानते हो, आप कहोगे इसको कालडेरा, आप इनको कहोगे क्रेटर। धसी हुई कैसे हो सकती है, आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर जब लावा बाहर आ रहा है तो धस कैसे सकता है। तो आप समझिए, लावा बाहर आ रहा है, इतने विस्फोट के साथ लावा बाहर आया कि जो स्थल था जहां से जो लावा को बाहर आना था, वहां पे वो पूरी जमीन धस के कहाँ चली गई, वो नीचे की ओर चली गई। इसको ऐसे समझिए कि आपने या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे बहुत तेजी से विस्फोट हुआ, तो क्या होगा, जिस जमीन पे, जिस धरती पे उसको रखा गया, उस बॉम्ब को, पटाखे को जिस पे रखा गया है, तो वहां पे क्या होगा, उसके देखोगे आप, वो धस के, अगर बहुत तेज विस्फोट हुआ है तो धस के कहाँ चली जाएगी, जो जमीन है वो नीचे की ओर धस जाएगी। तो अगर विस्फोट बहुत ज्यादा है तो धस के कहाँ चली गई, वो नीचे की ओर चली गई, और जब नीचे की ओर चल गई तो स्थलाकृतियों का निर्माण तो हुआ, लेकिन कैसी स्थलाकृति, वो धसी हुई है। और अगर लावा ऊपर की ओर उद्गार हो रहा है, लावा का उद्गार ऊपर की ओर ही होगा हमेशा, जब उद्गार हो रहा है और बहुत ज्यादा विस्फोटक वो नहीं है, तो कैसी आकृति बनेगी, ऊंची उठी हुई आकृति बनेगी। कौन कौन सी हो सकती है उठी हुई, शंकु हो सकता है, गुंबद हो सकता है, पठार मैदान हो सकते हैं, धसी हुई आकृति में कालडेरा हो सकता है, और क्रेटर हो सकता है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया, बहिर्वेदी और एक्सक्लूसिव में हम दो चीजों की बात करेंगे, शंकु, गुंबद और पठार। पठार या मैदान भी हो सकते हैं। ये कैसी आकृति है, सब ये सब ऊंची उठी हुई आकृति है। कैसी आकृति है, ऊंची उठी हुई आकृति है। वहीं मैं बात करूं क्रेटर और काल्डेरा की, तो ये कैसी आकृति है, ये है धसी हुई आकृति है, जो पृथ्वी में क्या हो चुकी है, धस चुकी है। अब बात करते हैं सबसे पहले शंकु की। तो सबसे पहले जानते हैं शंकु होता क्या है। भाई हम बात तो कर रहे हैं शंकु, शंकु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, शंकु को आप सब लोग और आम भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोन के नाम से जानते हैं। आइसक्रीम का कोन जो होता है, बिल्कुल इस प्रकार की अगर आकृति है तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप शंकु कहोगे, उसको आप कोन कहोगे। तो आइसक्रीम का कोन आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, ये क्या है, एक शंकु है, इसी की हम लोग बात करें। अच्छा, अब ये ज्वालामुखी में शंकु का निर्माण कैसे हो सकता है, तो हमें पता है कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, संवहन धाराओं के कारण मैग्मा बाहर आ रहा है, इस प्रकार की कुछ आकृति आपको देखने को मिलेगी, आया ना। और ये किसके कारण बन रही है, तो आपको एक शंकु निर्माण होते हुए समझ में आया कि शंकु का निर्माण कैसे हो सकता है। इसी चीज को, इसी आकृति को हम किस नाम से जानते हैं, शंकु के नाम से जानते हैं। शंकु कैसी आकृति, कोन जैसी आकृति है, शंकु जैसी आकृति है, किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है मैग्मा के उद्गार से। मैग्मा के उद्गार से कैसे बनी, मैग्मा आया बाहर, और मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा धीमे धीमे ठंडा होने लगेगा, और धीमे धीमे जब ठंडा होने लगेगा तो ऐसी आकृति बना लेगा, और इसी आकृति को किस नाम से जानते हैं हम, कोन या शंकु के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी शंकु के क्या कुछ प्रकार भी होते हैं, तो आप पाएंगे कि हाँ, शंकु के कुछ प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार के शंकु होते हैं, तो हम लोगों को जो पढ़ना है मेनली वो 4 प्रकार के शंकु हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं वो 4 प्रकार के शंकु। पहला होता है जिसको सेंडर शंकु कहा जाता है, दूसरा है जो शील्ड शंकु कहते हैं जिसको, तीसरा होता है जो मिश्रित शंकु होता है, परतदार शंकु कहते हैं, चौथा होता है परजीवी शंकु। 4 प्रकार के पढ़ने, कौन कौन से, सेंडर शंकु, शील्ड शंकु, मिश्रित शंकु और परजीवी शंकु। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये सिंडर शंकु क्या होता है। तो सिंडर शंकु में हमको जो बात याद रखनी है वो क्या है, कौन सा शंकु है, ये है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु का निर्माण होगा, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको जल देखने को नहीं मिलेगा, पानी आसपास आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, सिंडर शंकु में। इसका जो भी निर्माण होता है वो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद है, पायरोक्लास्ट, जमे हुए जो पदार्थ थे उससे अगर निर्माण हो रहा है, इस शंकु का निर्माण होगा, सिंडर शंकु का निर्माण होगा।
ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, पायरोक्लास्ट हमें पता है कैसे होते हैं, ठोस या जमे हुए पदार्थ होते हैं, ठोस या जमे हुए पदार्थ। अगर ठोस और जमे हुए पदार्थ हैं तो एक बात बताइए, कोई ठोस चीज नीचे से बाहर आ रही है और कोई गैस या जल बाहर आ रहा है, द्रव्य अवस्था में बाहर आ रहा है, कौन सा ज्यादा विस्फोटक होगा? तो हमें पता है कि अगर कोई ठोस चीज बहुत तेजी से बाहर आ रही है तो वो ज्यादा विस्फोटक होंगे। तो सिंडर शंकु कैसे होते हैं? विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं? विस्फोटक होते हैं। तो आरंभ में आप देखने को मिलेंगे, आरंभ में छोटे होते हैं और समय के साथ जैसे जैसे उद्गार होता जाएगा वैसे वैसे कैसे होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? जल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये किससे निर्मित है? पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट में मतलब बहुत सारी चीजें, अब जमे हुए पदार्थ हो सकते हैं, राख से निर्मित हो सकती है, लेकिन आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगे? जल देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा ठोस या जमे हुए पदार्थों से क्या बनते हैं? सिंडर शंकु का निर्माण होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे पैराकुटीन। पैराकुटीन मेक्सिको में आपको देखने को मिलेगा पैराकुटीन। ये बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? सिंडर शंकु का। आपके होमवर्क क्या हो गया आज? आज आपका होमवर्क ऐसा होगा कि मैं बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण आपको लिख के दूंगा कि ये पैराकुटीन शंकु या माउंट लोआ, माउंट शास्ता, ऐसे बहुत सारे शंकु मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आपको घर पे क्या करना है? इन सबको गूगल करना है। जैसे आपने पैराकुटीन शंकु को गूगल किया तो उसकी उसकी इमेजेस आती हैं, उसकी चित्र आते हैं, तो वहां पे समझने की कोशिश करना ये कैसा शंकु है? सिंडर शंकु। तो सिंडर शंकु कैसा दिखता है ये आपको समझ में आ जाएगा। पैराकुटीन आपको, पैराकुटीन बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पे ना, पैराकुटीन, ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको में। कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। एक और इसका उदाहरण है माउंट जोरोलू। जोरोलू भी कहाँ मिलेगा? आपको मैक्सिको में ही देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैक्सिको में। और एक इसका उदाहरण है, ये सिंडर शंकु का उदाहरण है। ठोस पदार्थ होंगे और विस्फोटक होंगे बहुत सारे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला शंकु समझ में आ गया, सिंडर शंकु क्या होता है। दूसरा शंकु समझते हैं, शील्ड शंकु। अभी हमने बात जो करी थी वो किसकी बात करी थी? हमने देखा था सिंडर शंकु। सिंडर शंकु में क्या हो रहा था? ठोस, ठोस से बन रहा था। अब हम बात कर रहे हैं शील्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? शील्ड शंकु। शील्ड शंकु। शील्ड शंकु में जो आपको लावा देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? पतला होगा। और कोई भी चीज अगर पतली है तो उसका क्या ज्यादा होगा? प्रवाह ज्यादा होगा। बहुत दूरी तक वो क्या होगी? फैल जाएगी। जब बहुत दूरी तक फैल जाएगी तो इसकी ऊंचाई कैसी होती है? इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी कम। ऊंचाई कैसे मिलेगी? आपको कम देखने को मिलेगी। कैसे होगा ये? इसको ऐसे समझिए, यहां से उद्गार हुआ, चूंकि ये पतला है तो बहुत दूरी तक फैलेगा, बहुत दूरी तक इस प्रकार फैलेगा। ऊंचाई आप देख पा रहे हैं, ऊंचाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। शंकु का निर्माण तो हो रहा है, शंकु तो बनता हुआ हमको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये पतला है तो इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। लेकिन इसका प्रभाव आप देख पा रहे हैं, बहुत दूर तक देखने को मिल रहा है। ये किस प्रकार का शंकु है? यह है शील्ड शंकु। यह है शील्ड शंकु। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिंडर कोन की या सिंडर शंकु की, तो उसकी ऊंचाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, उसका प्रवाह आपको कम देखने को मिलेगा। ये कौन सा है? यह है सिंडर। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये कौन से पदार्थों से निर्मित है? ये ठोस पदार्थों से निर्मित। ठोस पदार्थों से निर्मित है तो प्रवाह बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। प्रवाह ज्यादा नहीं हो पाएगा तो बहुत दूर तक ये फैल नहीं पाएगा। तो सिंडर शंकु आप समझ गए। सिंडर शंकु के और शील्ड शंकु। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं ये पतला है, पतला है, याद करो शब्द कैसा है? पतला। पतला है तो ये क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? तो हमें पता है पतला है तो कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। इसको कभी कभी कहा जाता है बेसिक कोन।
क्या कहा जाता है? बेसिक कोन। बेसिक मतलब बेस से निर्मित है, क्षार से निर्मित है, तो उसको बेसिक कोन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक कोन क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है शील्ड शंकु क्या होता है। अच्छा, फिर से वही बात कि इसके कोई उदाहरण है क्या? तो इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मौना लोआ। कौन सा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है इसका? मौना लोआ। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये मौना लोआ। एटलस में मार्क करते हुए चलना है ना, मौना लोआ कहाँ पर स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। अगर महासागर में है, महाद्वीप में, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। मौना लोआ कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। सबसे जो कॉमन आपको शंकु देखने को मिलेंगे वो है मिश्रित या परतदार शंकु। मिश्रित या परतदार शंकु क्या होते हैं? देखिए, यहां नीचे से संवहन धाराएं लगातार बाहर आ रही हैं। जब संवहन धाराएं पहली बार बाहर आई तो इन्होंने इस प्रकार कुछ निर्माण किया। इसके बाद और फिर एक पाइप बन गया, पाइप बनता हुआ दिख रहा है ना आपको। इसके बाद और इस प्रकार, तो आप पा रहे हैं कि परत के ऊपर परत जमती जा रही है, परत के ऊपर परत जमती जा रही है। तो इस प्रकार के जो शंकु का निर्माण हो रहा है, इसको किस प्रकार का शंकु कहा जाता है? इसको कहा जाता है परतदार शंकु है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कंपोजिट कोन। तो जितने भी फेमस आपने जो सुने हैं वो सारे जितने भी फेमस ज्वालामुखियों के नाम सुने हैं वो सब कैसे हैं? परतदार शंकु आपको देखने को मिलेंगे। जैसे माउंट फ्यूजियामा, माउंट कोटोपैक्सी, ये किस प्रकार के शंकु हैं? ये परतदार शंकु हैं। इन्हीं को मिश्र शंकु भी कहा जाता है। मिश्र शंकु क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मिक्स होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनती जा रही है। इसमें क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारी परत मिलेंगे, इसलिए नाम ही क्या रख दिया इनका? परतदार शंकु इनका नाम हमने रख दिया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जो आखिरी हमारा शंकु वो है परजीवी शंकु। अब परजीवी शंकु क्या होता है इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे। क्या होता है परजीवी शंकु? समझिए, ये वो पाइप है। पाइप याद आ रहा है आपको? हमने पाइप का डायग्राम देखा था जहां से क्या आता है बाहर? मैग्मा बाहर आता है। यहाँ पे इसने क्या किया? निर्माण करा, एक शंकु का निर्माण इस प्रकार कर लिया। अब ये जो पाइप था, या मैं कहूँ यहाँ पे जो मैग्मा था, ये बहुत टाइम से बाहर नहीं आया था। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसे चट्टानें इसके रास्ते में आ चुकी हैं, क्योंकि जम जाती हैं चट्टानें, ठंडी हो चुकी है जो मैग्मा आग्नेय चट्टानों में बदल चुका है। तो अब जब ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, किसी कारण यहाँ पे फिर से तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने के कारण ये मैग्मा ने फिर से बल लगाना, ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। अब मैग्मा इन पे क्या करेगा? बल लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आग्नेय चट्टानें मान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है, मैग्मा को बाहर नहीं आने दे रही। तो मैग्मा क्या करेगा? मैग्मा दूसरा रास्ता निकाल लेगा। मैग्मा कहेगा मैं यहां से एक छोटा सा रास्ता मेरे को मिल गया और तुम नहीं जाने दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और यहाँ पे इस प्रकार उद्गार आपको होते हुए दिखेगा। ये जो मेन लाइन है, अब मेन लाइन से नहीं जा रहा है, दूसरी लाइन से जा रहा है। जो मेन रोड है उससे नहीं जा रहा है, ये सर्विस रोड से जाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से अगर किसी शंकु का निर्माण, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? शंकु का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के शंकु को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के शंकु को हम जानते हैं परजीवी शंकु। ये किस प्रकार का शंकु हुआ? ये हुआ परजीवी शंकु। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने 4 प्रकार के शंकु पढ़े। पहला पढ़ा सिंडर शंकु, जो ठोस पदार्थों से बनेगा। शील्ड शंकु, जो पतले लावा से बनेगा। मिश्रित शंकु, जो परत के ऊपर परत जमती जाएगी। और परजीवी शंकु, जो मेन लाइन से नहीं जा रहा, सर्विस रोड से जा रहा है, उसको क्या कहोगे? परजीवी शंकु। इसका उदाहरण है माउंट शास्ता। माउंट शास्ता इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो समझना एक अलग बात है, ये जो उदाहरण है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपसे मैच द फॉलोइंग में मिलान करवा सकता है। 4 लिख दिए उसने, सिंडर लिख दिया, शील्ड लिख दिया, परतदार लिख दिया और परजीवी लिख दिया, और उसके सामने 4 नाम लिख दिया, और आपसे कह दिया कि इनको क्या करना है? आपको मिलाना है। तो वहां मिला तभी पाओगे जब आपको क्या याद है? इनके उदाहरण आपको याद हैं। ये बात करी हमने किसकी? शंकु की। अच्छा,
शंकु के बाद अब क्या हो सकता है, अब बात बनेगा गुंबद बनेगा, हमने देखा तो गुंबदों का निर्माण होगा, लेकिन गुंबद, मैदान, पठार, इन सब का निर्माण हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? तो हमें पता है कि जो लावा है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। अच्छा, अगर अम्लीय है, अगर वो कैसा है, अम्लीय है, तो वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा, और उसमें क्या होगा, सिलिका की मात्रा अधिक होगी, ये बात हमें पता है। गाढ़ा होने के साथ साथ हमें एक और चीज पता है, वो कैसा होगा, चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, शहद जैसा होगा। अब सोचिए, लावा बाहर आ रहा है, अब वो चिपचिपा है, गाढ़ा है, तो क्या वो दूर तक फैल पाएगा? तो हमें पता है अगर गाढ़ा है और चिपचिपा है तो दूर तक नहीं फैल पाएगा। दूर तक नहीं फैल पाएगा, इसका मतलब कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहां से उद्गार हुआ था, चूंकि वो गाढ़ा है तो दूर तक नहीं फैल पाया, वो यहीं पे आके जमा हो गया। तो इस प्रकार की अगर आकृति आपको दिख रही है, इस प्रकार की अगर आकृति आपको दिख रही है गुंबद जैसी, कैसी दिखेगी आपको? आपको कुछ इस ऐसे दिखेगी, देखिए कैसा दिख रहा है, ये गुंबद जैसा दिख रहा है। तो इस गुंबद का निर्माण होगा, कब होगा इस गुंबद का निर्माण? जब लावा कैसा होना चाहिए आपका, अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय है तो गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा, तो इससे किसका निर्माण होगा, लावा गुंबद का निर्माण होगा। या लावा गुंबद आपको ऊपर उठी हुई आकृति देखने को मिल रही है, नीचे धसी हुई आकृति देखने को मिल रही है, तो हमको पता है कि ये स्थल मंडल से ऊपर है, तो ऊपर उठी हुई आकृति देखने को मिल रही है। अच्छा, ये लावा हमने बात कर ली अम्लीय, ये लावा क्या हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अगर ये लावा क्षारीय है तो कैसा होगा, पतला होगा। पतला होगा तो क्या होगा, दूर तक फैल जाएगा। दूर तक फैल जाएगा मतलब ये संवहन धारा है, इन संवहन धाराओं के कारण क्या बाहर आया, लावा बाहर आया। क्योंकि लावा पतला था तो बहुत दूर तक फैल गया, बहुत दूर तक फैल गया। तो यहाँ पे बनेंगे पठार, क्या बनेंगे, पठार। और अगर बहुत दूर तक फैल गया और करीब करीब सब जगह बराबर ऊंचाई पे फैल रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, मैदान। मैदान का भी निर्माण हो सकता है और पठार का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, जो लावा है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए क्षारीय। जब क्षारीय होगा तब कैसा होगा, वो पतला होगा। तो क्या इसका उदाहरण है हमारे पास पठार का, ऐसे पठार का और ऐसे मैदान का? तो भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। और यूएसए में आप देखेंगे इदाहो का मैदान है, किसका, इदाहो, इदाहो का मैदान है जहाँ पे स्नेक रिवर है, वहां पे बहुत फेमस, इदाहो के मैदान में वो बहती है। तो इदाहो का मैदान इसी प्रकार के मैदान का उदाहरण है। और भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन का जो पठार है वो इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का जो दक्कन पठार है उसमें क्षारीय लावा मिलता है या अम्लीय लावा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पठार है या मैदान है तो वहां पे कैसा मिलेगा, क्षारीय मिलेगा। और वहीं पे अगर गुंबद बन रहा है या शंकु का निर्माण हो रहा है तो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। जहां तक कोई चीज आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं धसी हुई आकृतियों के बारे में। धसी हुई आकृति क्या हो सकती है, क्रेटर और काल्डेरा हो सकती हैं। अब देखिए क्रेटर क्या होता है, क्रेटर ऐसे समझिए, कोई शंकु था, इस प्रकार का कोई शंकु था, अचानक से बहुत तेजी से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, बहुत तेजी के साथ विस्फोट हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे धस गया, ये नीचे क्या हुआ, धस गया। धसने के बाद अब आपको कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा आया ना। और अगर इसको 3D में देखें तो कुछ इस प्रकार नजर आएगा आपको, इसी प्रकार नजर आएगा। तो ये जो सामने आपको जो आकृति देखने को मिल रही है इसी को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है इसको,
क्रेटर। इसकी आकृति आप देखोगे तो कुछ कीप नुमा, कीप होती है, कीप नुमा आकृति आपको देखने को मिल रही है। क्यों धसी है ये क्रेटर या ये शंकु क्यों धसा है? क्योंकि विस्फोट बहुत ज्यादा तेजी से हुआ था। विस्फोट के कारण ये धस गया और धसने के कारण किसका निर्माण हुआ? क्रेटर का निर्माण हुआ। यही क्रेटर अगर इसका आकार, अगर क्रेटर का आकार बड़ा हो गया, मान लीजिए ये और बड़ा होके इतनी बन गई, तो जो ऊपर वाला तो जो छोटे आकार का इसको आप क्रेटर कहोगे, अगर आकार बड़ा हो गया तो इसी को आप क्या कहोगे? कालडेरा। क्या कहोगे? इसी को कालडेरा कहोगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक गर्त जैसी बन जाएगी, आया ना? क्या बन जाएगी? गर्त जैसी, एक गड्ढा जैसा बन जाएगा। तो छोटा गड्ढा बन रहा है तो क्रेटर, बड़ा गड्ढा बन रहा है तो कालडेरा। कैसी आकृति? कीप नुमा आकृति है। अब कुछ और चीजें भी हो सकती हैं इसमें। अब क्या हो सकती है? मान लीजिए इस क्रेटर में अब यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, बारिश हुआ और बारिश के कारण क्या हुआ? यहाँ पे पानी भर गया। यहाँ पे पानी भर गया इस क्रेटर में। और यहाँ पे क्या भर चुका है? पानी भर चुका है। इस गर्त में क्या भर गया? पानी भर गया। तो आप देखोगे तो कैसी दिखेगी? झील जैसी दिखेगी। और किससे बनी है? क्रेटर से बनी है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर झील कहते हैं। क्या ऐसा उदाहरण है हमारे पास? हमारे पास महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील, वो इसी का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे तो हमने देखा कि क्या भर चुका है? पानी भर चुका है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कारणवश इस क्रेटर में, ये जो क्रेटर आपके सामने बना, इसमें नीचे से क्या आ रहा था? ये पाइप है और यहां से क्या आ रहा है? लगातार मैग्मा आ ही रहा था पहले, तो इसी कारण विस्फोट होके धसा। और यहाँ पे क्या हो जाए? लावा, लावा जम जाए तो ये क्या बन जाएगी? एक झील बन जाएगी जो किससे बनी है? लावा। लावा झील का निर्माण हो जाएगा। क्या ऐसी झील पाई जाती है? तो हाँ, ऐसी झील है हमारे पास। कहाँ पर है वो झील? क्या उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूरोगोंग। न्यूरोगोंग झील आपको देखने को मिलेगी। जो कहाँ देखने को मिलेगी? जो आपको देश है तंजानिया। तंजानिया जो देश है वहां पे आपको ये झील देखने को मिलेगी। और ये कैसी झील है? ये लावा झील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दो तरह की झील हमने देख ली जो क्रेटर में बन रही है। एक तो हमने क्रेटर झील नाम दिया, दूसरा अपने नाम दिया लावा झील। अब एक और केस हो सकता है, ये क्रेटर था, इसमें और एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण क्रेटर के अंदर क्रेटर क्या हो गया? क्रेटर के अंदर इसका निर्माण हो गया, क्रेटर का निर्माण। क्रेटर के अंदर एक और क्रेटर का अगर निर्माण हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं घोंसलादार क्रेटर। क्या कहते हैं इसको? हम घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और लास्ट केस क्रेटर का वो समझ लेते हैं। ये आपका क्रेटर है। अच्छा, क्रेटर में अंदर ही एक और शंकु का निर्माण हो जाए तो भाई, ये तो क्या था आपका? ये था क्रेटर। क्रेटर में क्या निर्माण हो गया? शंकु का निर्माण हो गया। तो इसको आप किस नाम से जानते हो? इसको आप नाम से जानते हो ऑल याई। क्या ऐसा कोई उदाहरण है हमारे पास? तो हमारे पास जो माउंट फ्यूजी है, माउंट फ्यूजियामा जापान का, वो इसी चीज का उदाहरण है। क्रेटर में किसका उदाहरण है? वो शंकु का उदाहरण है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्रेटर क्या होता है, काल्डेरा क्या होता है, बाहर स्थल आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, मैदान कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं,
साथ ही साथ गुंबद का निर्माण कब होगा, शंकु, सिंडर शंकु क्या होता है, शील्ड शंकु क्या होता है, परतदार शंकु क्या होता है और परजीवी शंकु क्या होते हैं। इसके बाद जो हमारा बचा वो क्या बचा है, वो है अंतर्वेदी स्थल आकृतियां, या जिनको मैं कहूं इंट्रूसिव रॉक। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें नाम आपको देख रहे हो, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ। जहां जहां आपको लिथ दिख रहा है, लिथ का मतलब कोई ऐसी स्थल आकृति जो किससे निर्मित हो रही है, ज्वालामुखी से निर्मित हो रही है। और ज्वालामुखी से भी कहां, अंदर पृथ्वी के अंदर वो निर्मित हो रही है। तो आपको कभी कभी शायद दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है कि जब ये पृथ्वी के भीतर इनका निर्माण हो रहा है तो हम कैसे पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी आकृति बन रही है। भाई ये इतनी सारी आकृतियों के नाम लिखा, आप इनको देखोगे तो हमने ये जो नाम लिखे हैं सिर्फ आकार के आधार पर। बड़ा है तो ऐसा है, उत्तल है तो ये है, अवतल है तो ये है, सीधा खड़ा है तो अलग नाम है, लेटा हुआ है तो अलग नाम है। इस प्रकार हमने नाम बताए। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि ये बात हमको कैसे पता लगी कि ये आकृतियां कैसी हैं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस प्रकार हमने इनका क्या किया, विभाजन किया। नहीं पता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। और मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं कि 7 अप्रैल लास्ट डेट है बैच 3 में एडमिशन लेने की। और बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए कोड यूज करना है आपको MB Live, जिससे जो प्राइस है 30,500 से घट के कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उससे पहले आपको रिवाइज करनी है चीजें, आपको नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स अपने बहुत अच्छे से आपको चीजें याद होनी चाहिए। और जब आप रिवाइज करो तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पेज से आप लोग रिवाइज करें। आप पाएंगे कि जब लास्ट में हम पहुंचेंगे क्लासों में तो आपको बहुत अच्छे से चीजें अच्छे तरीके से याद हो चुकी हैं। जैसा एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था कि सर अगर आपसे पढ़ लिया तो हमको ऐसा लगता है कि हम खुद भी पढ़ा सकते हैं। और यकीन मानो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक बार अगर आपने अच्छे से अपनी पकड़ बना ली तो ज्योग्राफी जैसा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ज्योग्राफी पे अगर पकड़ नहीं बन पाई तो ये बात भी मान के चलो कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आखिरी तक समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा और आपकी पकड़ बन रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।